गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय जी न्यूरोथेरेपी का सर। नाम लेते हुए क्लास हाँ स्टार्ट जी। करें आप। जी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कृपया सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। आज की जो हमारी क्लास है वो है पैंक्रियाज के पेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले गुरुजी को नमन करते हुए और उनके चरणों में अपना प्रेम भरा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं पैंक्रियाज पेन पॉइंट के बारे में वो हमें पल्ले पड़ जाए, क्योंकि आपके बिना कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। सबसे पहले जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर ऐसे ही सदैव बना रहे। श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। सदगुरुदेव भगवान जी को नमन है और परमात्मा को नमन है। गुरु जी के लिए दो शब्द। कर्म योग जीवन की सुंदरता है। कर्म योगी संत वंदनीय है। हमारे जो गुरु जी हैं वह कर्म योगी हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म करके इतनी एज में, बचपन से लेके ओल्ड एज तक, आखिरी दिन तक भी कर्म योग किया है, कर्म करके दिखाया है। किसी को ये नहीं बताया कि हम मैं कोई हाथ में जादू है। हमेशा ये बताया कि ये साइंस है और ये साइंस के द्वारा ही लोग ठीक हो रहे हैं। जबकि हमें पता है कि गुरु जी तो मैजिशियन थे, जादूगर थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी उसको दिखलाया नहीं, हमेशा ये बताया कि ये साइंस है। एक कर्म योगी की तरफ हमेशा कर्म ही किया। और लोग हर बंदे को कर्म करने के लिए प्रेरित किया कि तुम भी कर्म करो। कर्म से ही सब कुछ बन सकता है। इसलिए ऐसे महान अतुल्य कर्मयोगी संत को हमारा नमन है। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैनक्रियाज का पेन पॉइंट। अन्य पेन पॉइंट्स की तरह ही पेन पेन पॉइंट का अपना महत्व है। और ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पेन के पेन पॉइंट की जगह पर ध्यान रखना चाहिए। पेन सिर्फ एक दर्शाने के लिए है उस एरिया को। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों पसलियों के बीच में जो पॉइंट है, लेकिन गुरुजी ने उसका नाम बता दिया कि पैंक्रियाज का पेन पॉइंट, यानी कि उस लोकेशन को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो ये पेन की जगह है। सिर्फ उसको लोकेट करने के लिए है, डिनोट करने के लिए है। उस जगह पर एब्डोमिनल आउटा भी है, जहाँ से अन्य आर्टरीज की बाइफरकेशंस भी होती हैं। इसीलिए गुरुजी ने एन में पहले 8 पेन ही रखा है। अब हम पेंक्रियाज का पॉइंट देते कहाँ पर हैं? पेंक्रियाज का पॉइंट हम देते हैं दोनों थाइस की फीमोरल आर्टरी पर। जो हम दबाते हैं दोनों हाथों से ऐसे करके, वो असल में फीमोरल आर्टरी दबा रहे हैं हम। और वहां से हम रिलीज करते हैं। उसका प्रेशर जो इफेक्ट है वो हमें इधर पता चलता है, यानी कि जहाँ पे पेन का पेन पॉइंट चेक करते हैं, उसी से गुरुजी ने पता लगाया कि यहाँ से मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर इसका इफेक्ट आ रहा है। तो जहाँ पर इफेक्ट आया उसने वहां पे उन्होंने उस जगह का नाम पेंक्रियाज का पेन पॉइंट रखा, ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। और जब हम बात करेंगे तो पता रहे कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। पेंक्रियाज तथा पेंक्रियाज तथा इसके आसपास के लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि गुरुजी पेन पॉइंट को अधिकतर शुरुआत में क्यों देते थे। ये प्रेफरेंस पेन पॉइंट की क्यों पहले होनी चाहिए अधिक बाकी पॉइंट्स के अलावा। क्योंकि पॉइंट्स से पहले हमारे पास बहुत सारे हैं और सभी पेट में है। लेकिन पेन का जो पेन पॉइंट है जहाँ हम चेक करते हैं, वहाँ एब्डोमिनल आउटा भी है, तथा वहीं से बाकी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलता है। पेंक्रियास का दर्द तो इफेक्ट होता ही है, और एब्डोमिनल आउटा के आसपास के मसल्स, यानी कि यहाँ पर डायफ्रागम भी आता है। कई जगह देखेंगे तो गुरुजी ने 1 पेन भी दिया है डायफ्रागम के लिए। तो वहाँ की मसल्स अगर ठीक से काम ना कर रही हैं तो उन्होंने 1 पेन दिलवाया है। या जिनको उबासी आती है उनको भी गुरुजी ने 1 पेन दिलवाया था, इस जगह पर मेंशन है बुक में, वेद भाग 4 में। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे एक पॉइंट उस एरिया में ब्लड सप्लाई को भेजने के लिए है पूरे एरिया में। उसी के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे इलाकों में वो कार्य करता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखने के लिए कि ये इस एरिया पर, ये हमें पता लगा ये एब्डोमिनल आउटा है जो इतनी बड़ी पाइप जा रही है। उस पाइप से ऐसे निकलकर एक सीलिएक ट्रंक नाम का एक हिस्सा आता है। तो इधर से जाएंगे स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीन की तरफ जाएगा। तो इधर जाएंगे तो कॉमन हेपाटिक आर्टरी जो लीवर और गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगा। फिर गैस्ट्रोडोडल आर्टरी जो पेंक्रियाज की तरफ आएगी। फिर नीचे की आर्टरीज जाएंगी बहुत सारी। कहने का मतलब क्या है कि इस एक जगह से बहुत सारे बाइफिकेशन निकल रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि मेरे मेरे या मतलब किसी भी पेशेंट का गॉल और स्प्लीन में या लीवर में में कहीं भी दर्द है, और मैं बार बार वो पॉइंट देता जाऊं, और बाद में पता लगा कि पैन में भी दर्द था, यानी कि पैन वाले हिस्से में कहीं तो कुछ तो ब्लॉकेजेस थी जो हमने खत्म नहीं की। और जब हम एन देंगे या कोई भी 2 पेन भी देंगे पेशेंट को,
तो वो हिस्सा जब खुलना शुरू होगा तो वहां से खून का फ्लो पूरा निकलेगा, पूरे पूरे एब्डोमेन में फैलेगा ऑटोमेटिकली, और बाकी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू होगी। इसी तरह जो प्रोसेस है ये कार्य करता है। लेकिन जब वहाँ ब्लड सप्लाई पहुंचेगा तो वहाँ पेंक्रियाज की तरफ भी आएगा। इसलिए हमारे जब हम पेन का पॉइंट देते हैं तो पेंक्रियाज भी एक्टिवेट होता है, अन्य जो आवर्टा है या मसल्स के साथ साथ। अगर हम इस तस्वीर को ध्यान से देंगे तो पता चलेगा कि क्यों गुरुजी ने एन में पेन पॉइंट को पहले दिया, और क्यों पेन पॉइंट का दर्द निकालना जरूरी भी है। क्योंकि अगर पहले ऐसे खोल दिया और जब इधर भेजा, यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, तो इस तरह भेजने में आसानी रहेगी। इसीलिए पेंक्रियास का पॉइंट पहले देना है, और इसीलिए गुरुजी ने पहले भी रखा है। एक्सेप्शन हम जानते हैं थोड़े बहुत, लैक्टिक एसिड कन्वर्जन फॉर्मूला और फॉर्मूला नंबर 4 में 8 में थोड़ा बाद में दिया गया है। वो क्योंकि केमिकल बनाने के लिए गुरुजी ने उस समय दिया होगा। ये दो एक्सेप्शन है हमारे पास, लेकिन आमतौर पर यही देखा जाता है कि पैन को पहले दिया जाता है। और एक और चीज जो देखने वाली है, पेशेंट कई बार पूछ लेता है कि क्या जहाँ तुम दबा रहे हो वहीं पेंक्रियाज है। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि जहाँ हम दबा रहे हो एग्जैक्ट वहीं पेंक्रियाज है। ये जहाँ हमने दबाया एग्जैक्ट वहीं पर गॉल ब्लैडर है। लेकिन इसमें अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये स्टमक आता है, हमारा स्टमक के पिछले साइड पर पेंक्रियाज लोकेटेड है। वो भी जहाँ पे उसकी लोकेशन हम देखते हैं उससे हल्का सा नीचे की तरफ ही है वो भी। एग्जैक्ट वो तो नहीं है, लेकिन जहाँ हम पेन का दर्द चेक करते हैं असल में एग्जैक्टली वहाँ पेंक्रियाज नहीं है, पेंक्रियाज उससे थोड़ा हटकर है। जो हमने दबाया है वो तो एब्डोमिनल aorta है। यानी कि जहाँ से उसको ब्लड सप्लाई मिली थी हमने वो जगह चेक की है कि यहाँ पे दर्द है, तो इस जगह पर इसे कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरीज में या कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स में या कॉरस्पॉन्डिंग मसल्स में भी ब्लड का सप्लाई कम जा रहा होगा। हमने वो चेक किया है, ना कि ये कि एग्जैक्टली हमने पेन को दबा दिया है। पेन एग्जैक्टली ऐसा नहीं दब सकता, लेकिन उसका जो दर्द है उसका रिफ्लेक्शन आता है किधर। जैसे हमने से पहली वीडियो जो हमारी बार टेडियर और स्प्लीन के दर्द वाली थी, जो रिफ्लेक्शन होता है पेन का कंधों में होता है। कंधों से तो कोई लेना देना ही नहीं है कि गोल ब्लैडर तो इधर है राइट साइड में नीचे और दर्द यहाँ आ रहा है, लेकिन नर्व जाती है यहाँ से तो उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। ऐसे ही हर एक दर्द का एक रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ दर्द है तो दिक्कत कहीं और दिक्कत आ लेगी। जैसे कई बार पेशेंट बोलेगा कि दर्द मेरे को ना यहाँ भी हो रहा है और यहाँ ही पता चल रहा है, क्योंकि नर्व जा रही हैं आपस में। कुछ हल्की सी इरिटेशन भी होती है नर्व को, तो वो इधर से इधर भी चले जाएगा दर्द। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोई अगर पूछ भी ले गलती से या नॉलेज रखने के लिए पूछ ले, तो कभी ऐसा ध्यान रखना बोलते हुए कि हम पेंक्रियाज को दबा रहे हैं, लेकिन नहीं, वहां पर जो आर्टरीज है हम आर्टरीज को चेक कर रहे हैं असल में कि क्या वहाँ ब्लड सप्लाई ठीक है या नहीं है। हमारा हमारा मतलब एक पर्सनल जो ओपिनियन है हम सबका ग्रुप का, हमारा यही मानना है कि जो पेन पॉइंट है हमने चेक किया है, वो ब्लड आर्टरी के द्वारा हम पता कर रहे हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं जा रहा है या जा रहा है, जिसके कारण कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, ये पेंक्रियास ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एग्जैक्टली वो नहीं दबाएंगे, लेकिन उसके जो ब्लड आर्टरी है, हमारा जो मेन कार्य ही यही है हमारा, कि हम वहाँ के ब्लड सप्लाई को ठीक करेंगे। हमने चेक भी वही करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कुछ जो फिजियोलॉजी के जो तथ्य हैं उनको ध्यान में रख के चलना है कि हम जहाँ दबा रहे हैं वहाँ वो एग्जैक्टली है कि नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट से बात करेंगे तो हमारी बात से प्रभावित होगा, हमारी नॉलेज देखकर प्रभावित होगा कि इसको पता है इसके बारे में जो मैं इसे ठीक करवाने आया हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आएगा, क्या वो पढ़कर नहीं आएगा, क्या वो अपनी बीमारी के बारे में जानकर नहीं आएगा। उसको सब पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ग्लैंड क्या होते हैं। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रख के चलना है। दूसरा है कि ये जानकारी भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि कई बार गैस या एसिडिटी का दर्द भी पेन पॉइंट में होने लगता है। ये नहीं बोला है कि पैन क्रियाज में होता है, लेकिन पैन के पेन पॉइंट में होता है। का जो पेन पॉइंट है उस एरिया में होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कई बार पेनक्रियाटाइटिस का भी दर्द वहाँ होता है, और कई बार एग्जैक्ट पेन पॉइंट के ठीक पीछे, यानी कि जो पेन का जो पॉइंट है उसके ठीक बिल्कुल पीछे जो स्पाइन का एरिया वहाँ भी दर्द आता है। तो ये दर्द भी कई बार गैस की वजह से वहाँ पहुंच जाता है। तो इसका भी हमें पता होना चाहिए कि दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये गैस एसिडिटी आजकल बड़ी आम होती जा रही है, बच्चों में भी होती है ये। बहुत छोटे छोटे बच्चों में कई बार दर्द होने लगता है यहाँ पर, इस पैन के एरिया में।
कई बार हम सोचते हैं कि ये पेनक्रियाज में दिक्कत आ गई है, क्या हो गया, तो कई बार होता है कि हम पेन पेन देते रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, पता लगा उसने कुछ खा लिया था पहले, या तो उसका पेट साफ नहीं हो रहा था, तो पता लगेगा कि ये इसको ये दिक्कत थी। अब उसमें हम कुछ ट्रीटमेंट, दिक्कत कुछ और है, ट्रीटमेंट कुछ देते जाएं हम, उसका असर तो जरूर आएगा, लेकिन असर वो नहीं आएगा जो हम चाहते हैं कि वो आए। इसका हमें ध्यान रखना है। एक बार थोड़ा सा ये भी जानना पड़ेगा कि अगर हम पेंक्रियाज को भी उकसा रहे हैं, पेंक्रियाज के बारे में हमें ट्रीटमेंट भी देना है, पता होना चाहिए कि पेंक्रियाज करता क्या क्या है, उसके एंजाइम्स और हॉर्मोन्स क्या क्या हैं, और हम ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए देंगे। अगर हम शॉर्ट में इसको बाइंड अप करते हैं, रिवाइज करते हैं, अगर आप पेंक्रियाज के बारे में थोड़ी डिटेल समझ लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट देने में बहुत आसानी होगी। एक महत्वपूर्ण बात जो आचार्य जी ने बताई है, सभी सीनियर्स ने बताई थी, कि इसके दो ट्यूब्स होते हैं जिनकी ओपनिंग डुओडेनम में होती है। एक से पहले सोडियम बाइकार्बोनेट निकलेगा, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे। क्योंकि जो पेंक्रियाज होता है, इसमें जब आप खाना खाएंगे, खाना खाते हुए पहले स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर वो आगे जाएगा, तो उसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इस जगह से पहले सोडियम बाइकार्बोनेट निकलेगा, फिर उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे, क्योंकि उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जाने से ही मिलेगा। तो अब पता होना चाहिए कि इसके दो फंक्शंस है सिक्रीशंस, एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन का मतलब वो है कि पेंक्रियाज में दो तरह के सेल्स हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन में वो आएगा जहाँ पर पेंक्रियाज अपना सिक्रीशंस एक ही जगह पर छोड़ेगा, यानी कि ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाएंगे। लेकिन एंडोक्राइन में क्या होगा कि उसके सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। यानी कि ये ग्लैंड्स अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में ही छोड़ते हैं हार्मोन के रूप में। इसके तीन एंजाइम्स होते हैं एक्सोक्राइन फंक्शंस में: पेंक्रियाटिक एमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ये वो करेगा, पचाएगा। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को पचाता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों मिलकर प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में बदलते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहीं से ये मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब बनेंगे। तो ये पेंक्रियाज का ठीक से कार्य करना भी बड़ा जरूरी है। और क्योंकि सबसे पहले ये यही जगह इफेक्ट होती है, हमारा पाउटा की जगह इफेक्ट होती है, इसीलिए पेंक्रियाज में जल्दी दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। फिर इनके छोटे मोटे जो इनके एंजाइम्स हैं, उनके जो कार्य होते हैं, इसको हम फिर से संक्षेप में पढ़ेंगे कि ये जो माइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े टुकड़ों को अत्यंत छोटे छोटे कणों में पचाकर उन्हें ग्लूकोज नामक रूप में बदल देगा। यानी कि अगर लार ठीक से ना निकले, तो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का सारा बोझ पेंक्रियाज के ऊपर आएगा। लाइपेज ही फैट्स के उन कणों को जो कि बाइल के साथ चिपकने से रोक सकता है, उन्हें तोड़कर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल नामक छोटे छोटे कणों में बदल देगा। अगर बाइल ठीक से ना निकले, तो पेंक्रियाज का लाइपेक्स काम नहीं कर पाएगा। इन्हें इन ऐसे व्यक्तियों को फैट्स पचेंगे नहीं, और उन्हें तली हुई चीजें खाने में परेशानी होगी, खट्टी डकार में इत्यादि की दिक्कत बढ़ेगी। संक्षेप में क्या बात है कि जब बंदे ने कोई फैटी खाया खाना, तेल चिकना खाया, पहले बाइल निकलेगा, बाइल वहां बीच में आके बैठ जाएगा, बड़े कणों को छोटे कणों में कर देगा तब्दील। जब वो सब अलग अलग हो जाएंगे फैट से कण, तो ये लाइपेज आके हमला कर देगा, ये हल्ला बोल देगा और उनको तोड़ फोड़ के आगे के प्रोसेस में आगे के भेज देगा आगे के लिए। तो इतना इतना काम होता है इसका, संक्षेप में जाने तो। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम है। ये मिलकर प्रोटीन द्वारा पचाए गए प्रोटीन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में पचाकर, यानी कि उनको एमिनो एसिड्स नामक रूप में बदल देगा। जैसे जैसे खाना पचता जाएगा, वैसे ही वह जैजुनों में आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर पाइलोरस खोलेगा, खुलेगा, और नया काइम डुओडेनम में आता जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी ऐसे ही। पचाया हुआ भोजन जब इलियम में पहुंचेगा, तो उन सभी चीजों को इलियम की विलाई द्वारा सोख लिया जाएगा, एवं पोर्टल वेन द्वारा लीवर में भेज दिया जाएगा। अब इस बहुत ही छोटे से पैराग्राफ में इतनी बड़ी बात हो गई है कि इतनी लंबी प्रोसेस है ये। लेकिन क्या हुआ अगर पेंक्रियाज ही ठीक से कार्य ना करे, अपने बंदे ने खाना भी खा लिया, लेकिन उसके एंजाइम्स रिलीज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे उसको एनवायरमेंट ही नहीं मिला। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या आता है, पेंक्रियाज के हॉर्मोन्स, यानी कि उसके एंडोक्राइन फंक्शन, यानी उसकी कुछ सिक्रीशन नलिका द्वारा निकलती हैं, और जबकि कुछ अन्य सिक्रीशन जो होती हैं वो सीधा रक्त में मिल जाती हैं। जो स्राव रक्त में मिल जाते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं। तो ये एंडोक्राइन फंक्शन है। पेंक्रियाज की बाहरी परत में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक सेल्स हैं। आइसलेट का मतलब होता है आइलैंड, टापू, जो करोड़ों की मात्रा में बिखरी होती हैं। इनमें तीन प्रमुख टाइप ऑफ सेल्स हैं: अल्फा, बीटा, डेल्टा।
जो मुख्यतः 3 किस्म के हार्मोन्स बनाती हैं। इससे पेंक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन बनाती हैं। इंसुलिन का कार्य हम जानते हैं, हर सेल को अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा बनाने में क्षमता। इस ऊर्जा बनाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, ईंधन से ग्लूकोज कहते हैं, और इसे भेजने का कार्य क्या करता है, इंसुलिन करता है। ग्लूकागॉन का दूसरा मुख्य हार्मोन, ये जो दूसरा मुख्य हार्मोन है, जिसे पेंक्रियास के अल्फा सेल बनाते हैं। इसका कार्य है कि जरूरत के अनुसार रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ाना। ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स की सहायता से लीवर में पड़ा ग्लाइकोजन को निकालकर 250 ग्राम तक ग्लूकोज या शुगर बना सकता है जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। अब आता है सोमेटोस्टेटिन, जिसका हमने काफी अच्छा यूज किया आज के टाइम में। सोमेटोस्टेटिन पेंक्रियास के डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन बनाते हैं। यही हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है, जो पिट्यूटरी से बने ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। सोमेटोस्टेटिन निम्न सभी हार्मोन को भी रोकता है, यानी कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टीएसएच, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूसेस या सीसीकी यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। जब भी रक्त में शुगर या अमीनो एसिड या फैट्स बढ़ते जाते हैं तब सोमेटोस्टेटिन निकलता है, और यह पेट, डुओडेनम तथा गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी यानी गति को रोकता है, एवं जीआईटी यानी अन्न नलिका में स्रावों का निकास तथा अवशोषण दोनों के समय को बढ़ा देता है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब सोमेटोस्टेटिन निकलेगा तो वो पेट, डुओडेनम और गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी यानी कार्य को थोड़ा धीमा कर देगा, गति को रोकता है, एवं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नलिका में स्रावों का निकास तथा अवशोषण दोनों के समय को बढ़ा देता है। यानी कि वो क्या करेगा कि गॉल ब्लैडर, डुओडेनम को थोड़ा सा रोक देगा थोड़ी देर के लिए, और बाकी जो उसका एब्जॉर्प्शन है उसको टाइम को बढ़ा देगा कि खाना आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ताकि खाने को पचाने में कोई जल्दबाजी ना हो। वरना क्या होगा, अगर ये ठीक से नहीं निकलेगा तो खाना खाया, फटाफट निकलता गया, आगे का निकलता गया, क्योंकि इस पे कोई कितने पाबंदी नहीं लगाई कि तुम्हें रुकना भी है। रुकेगा नहीं तो वो आगे बढ़ता जाएगा, और ठीक से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये कार्य भी समोटेस्टेटिन का है। पेबल्स डिक्शनरी में लिखा है कि कुछ प्रयोगों में पाया गया है कि ट्यूमर जो हार्मोन बनाता है उसे उन्हें सोमेटोस्टेटिन रोकता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी अनचाहा ग्रोथ जैसे ट्यूमर, फाइब्रॉइड इत्यादि हो, उसे सोमेटोस्टेटिन खत्म कर सकता है। एलिमेंटी को इस ज्ञान से बहुत लाभ हुआ। अभी इतना हमने जो पढ़ा, इसका बताने का अर्थ क्या था कि पेंक्रियास के पास इतने सारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स हैं, लेकिन इसको चाहिए क्या है, इसका पता हमें लगाना पड़ेगा पेशेंट की कंडीशन के अनुसार। पेशेंट को अगर पेट की दिक्कत है, हम सोचेंगे कि भाई इसको एनेन चाहिए, लेकिन हो सकता है इसको कोई ओवरग्रोथ भी बॉडी में, कुछ हाइपर एक्टिविटी भी हो बॉडी में। इसके लिए भी फिर हमें देखकर टू पेन देना पड़ेगा, कोई ब्लॉकेज हो अच्छी वाली, उसके लिए भी फिर टू पेन देना पड़ेगा। या उसको एंजाइम्स की दिक्कत हो, कोई एसिडिटी गैस की दिक्कत हो, तो हम उसको एनेन ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, और ये पता कब होगा, जब हमें ये पता होगा कि ये कार्य क्या करता है। अगर कार्य का पता होगा, मान लिया जाए पेशेंट को अगर बोले इसको मीठा खाने से दिक्कत होती है, फैटी खा लिया तो दिक्कत होती है, और कई लोगों को ऐसा भी होता है कि रोटी खा ली तो दिक्कत बढ़ गई। हो सकता है उसके जो एंजाइम्स थे यही सही से काम नहीं कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट पची ना रहा हो ठीक से। तो बहुत सारी बातें इसमें आती हैं जो हमें फिजियोलॉजी के पढ़ने के बाद, पूर्ण नॉलेज होने के बाद अच्छे से समझ आती हैं कि इसको यह दिक्कत है तो हमें ये पॉइंट देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बेसिक ट्रीटमेंट का देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसिक ट्रीटमेंट के देने से ही कवर अप हो जाती, बाइंड हो जाती हैं। और पैंक्रियास का जो पेन पॉइंट है, इसका दर्द किस किस से निकलता है, पहले तो टू फिंगर पेन, एक नॉर्मल बात है। एनएनएस पेन, CNNS पेन, पैंक्रियास का पॉइंट तो है ही। फिर आजकल जो देखा गया नया, 5-15-5, 5-15-5 देते के साथ ही वहां पर स्मूथनेस आ जाती है, हल्कापन आ जाता है। यानी कि कुछ तो उसने कार्य किया है वहां पे 5-15-5 ने, यानी कि 5-15-5 मेडुला। इसको जो देते हैं 5 मेडुला 2 बार, 15 मेडुला 2 बार, और फिर से 5 मेडुला 2 बार। इसको देने के साथ ही पेंक्रियास के पेन पॉइंट में और सभी पेन पॉइंट में बल्कि बहुत अच्छा फर्क आता है। इसीलिए आजकल 5-15-5 का यूज हम शुरुआत में बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हमें शुरुआत में हर पेशेंट को ऑलमोस्ट 5-15-5 दे पा रहे हैं, और इसके रिजल्ट भी सराहनीय हैं। और एक जो बहुत अच्छी जो देखने को मिली है हमारे को रिसर्च, कि वायरल बॉडी कंडीशन या कंस्ट्रक्शन वाले पेशेंट में अधिकतर यूडीएफ की समस्या
यूटीएफ की समस्या में एट पेन का ज़्यादा अच्छा यूज आता है, क्योंकि ये बात पहले भी कई बार डिस्कस हुई है कि ऐसे पेशेंट में एलार्टमेंट बहुत होता है, स्प्लीनोमेगाली होती है, हेपाटोमेगाली होती है, कार्डियोमेगाली होती है। ऐसे पेशेंट्स में जब गैस ओनली देंगे तो उनको, ऐसा नहीं है कि गैस ओनली देंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी, लेकिन हाँ ये है कि अगर कमजोरी आ जाती है, उनको अच्छा फील नहीं हो पाता, तो ऐसे में पेशेंट को एनएन देना बहुत अच्छा कार्य करता है, माइल्ड एनएन वो भी, क्योंकि पेंक्रियाज के पास भी एंजाइम्स है उसको पचाने के लिए। ऐसे कई पेशेंट मिलेंगे जिनमें गैस या पेन में दर्द नहीं होता, पेन पॉइंट में दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें यूडीएफ आता है। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर गैस में दर्द मिलेगा तो ही यूडीएफ आएगा, लेकिन कई बार ऐसा बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिला है कि नहीं होता। ऐसे वायरल बॉडी कंस्ट्रक्शन वाले पेशेंट में एनएन से बहुत अच्छा लाभ मिला, फायदा मिला है, और वो भी उसमें भी माइल्ड फॉर्मूला, क्योंकि माइल्ड से उसको, क्योंकि वायरल बॉडी जब देखेंगे क्यों बोला जाता है कि पतला पेशेंट है या मोटा पेशेंट है, बहुत सारे जो वायरल बॉडी के पेशेंट होते हैं उनको हैवी ट्रीटमेंट एकदम से सूट नहीं कर पाता, इसलिए बोला जाता है 5-15, 5-3 जामन, फिर माइल्ड वायरल या फुल वायरल, पॉइंट लीवर, लीवर 3 वाला, लीवर 6 वाला, ये सब फॉर्मूला दे देकर ही ऐसे पेशेंट्स में, वायरल बॉडी के पेशेंट में यूडीएफ में भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। लेकिन हाँ, उसको समय लगेगा करने में पूरा, क्योंकि ये वायरल बॉडी कंडीशन एक दिन में नहीं बनती, इसको कई महीने लग जाते बनने में, कई महीने या कुछ सालों तक जब उसको दिक्कत आती रहेगी, उस दिक्कत के बाद वो कोई ना कोई अंग या कोई ग्लैंड कम काम करेगा, कम काम करने से फिर उसको और दिक्कत बढ़ती जाएगी। तो हमें जो कार्य करना है वो मेनली रूट कॉज पर कार्य करना है, इसीलिए उसकी कंडीशन और हिस्ट्री देखनी जरूरी, बड़ी जरूरी है। अब आता है कि पैन के दर्द को निकालना सबसे ज़रूरी है, लेकिन जो बहुत क्रोनिक कंडीशन होती है इनकी, कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही क्रोनिक कंडीशन के होते हैं, बहुत लंबे समय से दिक्कत है, या जो साइड इफेक्ट से पीड़ित है बड़ा, उनमें लंबे समय तक ये दर्द बना रहेगा। हम देखेंगे कि उनको आप एनियन जितने मर्जी दे लेंगे, उनको आराम आता है। आप देखेंगे कि उस दिन जब दिया तो अच्छा लगा, लेकिन जब कुछ समय बाद अगले दिन चेक किया तो फिर दर्द आ गया, फिर दिया ट्रीटमेंट तो ठीक है, अगले दिन फिर दर्द आ गया। इसमें सबसे अच्छा है ट्रीटमेंट जो कंडीशन के अनुसार 5 मिनट, 5 मिनट ला बहुत अच्छा है, टू पेन और पॉइंट लीवर। पेशेंट को सेल्फ लेने के लिए हम सिखा सकते हैं। इसमें सवाल उठता है, बुक में लिखा है नहीं, फिजियोलॉजी का तथ्य है कि सोमेटोस्टेटिन, एसिटाइलकोलाइन एक दूसरे के एंटी हैं, ये हमें ये कर देंगे कि उसको गैप देके दिलवा देंगे, 5 मिनट 5 अलग दिलवा दिया, टू पेन अलग दिलवा दिया। तो ये सब सेटिंग हम पेशेंट के कंडीशन के अनुसार और उसके सहूलियत के अनुसार उसको बता सकते हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे ले लो। तो ऐसे पेशेंट्स में जो बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन वाले हैं, उनको एटलीस्ट से एटलीस्ट कम से कम मेडुला और पॉइंट लीवर तो सिखाई देना चाहिए, उससे भी उसके पेंक्रियाज के दर्द में जरूर लाभ मिलेगा। अगर वो नहीं ले पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बंदा 5-15, 5 मेडुला तो अपने हाथ से ले ही लेगा, इससे उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो यही थी कुछ बातें हमारे पेंक्रियाज के पेन पॉइंट के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए, कि पैंक्रियास का पेन पॉइंट सिर्फ पेन नहीं दिखाएगा, उसके आसपास की मसल से भी दिखाएगा, उसको भी ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ हम दबाएंगे वहाँ एग्जैक्ट पैंक्रियाज नहीं है, उससे थोड़ा हटके है, लेकिन जो हम चेक कर रहे हैं उसका ब्लड सप्लाई चेक कर रहे हैं, और हमने ठीक भी वो ब्लड सप्लाई ही करना है। तो इसी के साथ हमें आशा होगा कि आपको समझ आया होगा कि पैंक्रियाज इतना ज़रूरी क्यों है, पेन का पॉइंट ज़रूरी क्यों है, पेशेंट कंडीशन कैसी भी हो सकती है। देखिए हम देखा होगा कि लेटेस्ट में हम जो देते हैं हमेशा टू पेन पेशेंट को अधिक दिलवाया जाता है, वो इसी के लिए कि एक ही पॉइंट को देने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो नए नए रिसर्च होते जा रहे हैं उसके हिसाब से जो पॉइंट निकलते जा रहे हैं, जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, वो यही इसलिए हम बार बार बोलते हैं टू पेन पॉइंट WD, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि एक ही पेशेंट में जो दिक्कतें हमें दिखती हैं उसमें ये सब बहुत अच्छा बैठता है, अगर टू पेन ऊपर वाला, WD नीचे में। और वहां पे ये भी लॉजिक निकलता है कि 2.1.WD तो पेरिफेरल में हमारे को 2 पेन का केमिकल भेजना है, लेकिन 2 पेन ऊपर भी देखेगा और WD से नीचे का बैलेंस भी बनता जाएगा। एक ही पॉइंट को देने के आप देखते जाएंगे कि इतने इतने कारण निकलते जाएंगे, इतने सारे लॉजिक निकलते जाएंगे आने वाले टाइम में, कि हम सोचेंगे गुरु जी ने तो क्या चीज बना दी है। इसमें देखेंगे कई बार आप न्यू जीन्स में कि गुरु जी ने 8 पेन का 6 WD ऐड किया ऊपर और नीचे को बैलेंस करने के लिए। ऐसी इसका बिल्कुल माइल्डेस्ट फॉर्म 2.1.WD, नीचे का भी क्लियर हो रहा है, ऊपर का भी सेट हो रहा है, नीचे का भी क्लियर, ऊपर का भी सेट। एक ही तीर से कितने निशाने भी लगते जा रहे हैं, हमें आगे देखने को मिलता जाएगा। इसी के साथ आशा हुआ कि आपको अच्छा लगा होगा। गुरु जी के लिए फिर से दो अल्फाज: सदगुरु पर जिनका अटूट विश्वास है,
उनकी कश्तियां तूफानों से बाहर आ जाती हैं। यानी कि अगर हमारा विश्वास गुरु जी पर दृढ़ है, अटूट है, उनके वचनों पर दृढ़ है, तो हमारी जितनी भी बड़ी तकलीफें हैं, जितनी भी बड़ी परेशानियां हैं, गुरु जी हमें उस तूफान से बाहर निकाल ही लेंगे, खींच कर बाहर निकाल लेंगे, बाँह पकड़कर बाहर निकाल लेंगे। इसी के साथ सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रविंदर जी।